कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, उसको पढ़ा आप लोगों ने? कोई क्वेरी है आप लोगों को उसमें? नो क्वेरी? पढ़ नहीं पाए? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब आज हम उसको थोड़ा सा और डेटा के टाइप्स में जाएंगे। ठीक है, डेटा किस तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के डेटाज होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मेरे पास पीपीटी नहीं है, तो मैं आज आपको सीधा जो बुक है आपकी, उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आप ये बुक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। तो ये जो यूनिट 1 हमने डिस्कस किया था, यूनिट 2 में कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे? मीनिंग ऑफ डेटा है। मीनिंग ऑफ डेटा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ डेटा है, और नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा है। ठीक है, और स्कोप ऑफ डेटा है। इतनी चीज़ें हैं यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 हम डिस्कस करेंगे, और टाइम रहेगा तो हम यूनिट 3 भी डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा है, शायद जल्दी हो जाएगा, तो यूनिट 3 भी हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ डेटा, जैसे कि हमने कल बात की थी कि डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है। एनी रो नंबर्स, एनी रो टेक्स्ट इज डेटा। अब यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस में क्या क्या दिया हुआ है, अलग अलग डिक्शनरीज की मीनिंग्स है, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, यूनेस्को ने कहा है, यूनेस्को की एक डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो सही रहेगा। जैसे UNESCO defines data as facts, concepts, instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing by human or automatic means। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स या ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसको प्रोसेस किया जा सके, जिसको कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है, और उसको मशीन प्रोसेस कर सके या फिर ह्यूमन बीइंग उस भी उसको प्रोसेस कर सके। ऐसे कोई रो नंबर जिसको प्रोसेस ही ना किया जा सके, तो वो डेटा में नहीं काउंट होंगे। ठीक है, फिर मैग्रो हिल की यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसकी डेफिनेशन दी हुई है ना। मैग्रो हिल में क्या लिखा है? न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो डेटा जनरली आते कहाँ से है? जनरली डेटा सर्वे से आते हैं या एक्सपेरिमेंट से आते हैं। ओके, जनगणना है तो वो आपको डेटा देंगी। आप कोई परीक्षण कर रहे हैं, केमिस्ट्री का या केमिकल का, एस्ट्रोनॉमिकल, कुछ भी परीक्षण कर रहे हैं, तो वो सारा आपको कुछ न कुछ आपको डेटा देगा। सोशल साइंस में क्या कहते हैं? इन सोशल साइंस डेटा आर स्टेटेड एज वैल्यूज और फैक्ट्स। सोशल साइंस में डेटा क्या होता है? वो फैक्ट्स होते हैं, वो वैल्यूज होती है, टुगेदर विद देयर एकम्पनिंग स्टडी डिजाइन, कोड बुक, रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड आर यूज्ड बाय रिसर्चर फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंडरी एनालिसिस। उन डेटा को रिसर्चर क्या करते हैं? उसको अपनी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डेटा होते हैं जिसका यूज एनालिसिस के लिए और उसको नॉलेज में या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा कितनी तरह के होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेटा, अगर हमें डेटा के नेचर को समझना है तो हमें उसके प्रकार को भी समझना होगा। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा सेट्स डेटा आर पॉसिबल। अगर डेटा की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के डेटा हम ढूंढ सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासीफाई कर सकते हैं उनको हम अलग अलग टाइप्स में। द फर्स्ट सच कैटेगराइजेशन में बी इज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। ठीक है, आप सबसे पहले उनको डिसिप्लिन के आधार पर अलग अलग करोगे कि साइंस के डेटा कौन से हैं, सोशल साइंस के डेटा कौन से हैं, और किसी और डिसिप्लिन या
सब्जेक्ट के डेटा कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर अगर आपको फिर और डिवाइड करना है उनको, तो कैसे आप डिवाइड करोगे, उनके और अलग अलग आप सब क्लासेस बनाओगे, उसके आधार पे उनके उनके जो लक्षण है उसके आधार पे, यानी उनकी लाइकनेस और अनलाइकनेस के आधार पे आप उनको और ज़्यादा कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। साइंस में जो डेटा का टाइप है वो किसने दिया था, को डेटा ने, ठीक है। को डेटा टास्क ग्रुप ऑन accessibility and dissemination of data recognized in 1975 the need for categorizing data while working on its report on the problem and accessibility of data, ठीक है। को डेटा एक इंफॉर्मेशन के ऊपर रिसर्च करने वाला ग्रुप है जो डेटा पे रिसर्च करता है, और वो जब अपनी रिपोर्ट्स बना रहा था, ठीक है, कि डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि डेटा को कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। द टास्क ग्रुप इवोल्व्ड अ स्कीम अकॉर्डिंग टू विच फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ साइंटिफिक डेटा आर फॉर्म्ड। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डेटा है उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट का क्लास जो उन्होंने क्रिएट की वो थी डेटा विथ रेफरेंस टू टाइम फैक्टर, ओके। Based on time factor, data can be classified into two groups. One is time independent data or second is time dependent data. Okay. Time independent data means the data which can collect at any time. Okay. वो डेटा जिसे हम कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर समय या सीजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो है टाइम इंडिपेंडेंट डेटा। जैसे रॉक्स की, अगर आपको पत्थर पे रिसर्च करना है, उनका टाइप्स कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे रिसर्च करना है, ठीक है। फिक्स स्टार हैं उनकी अगर स्टडी करना है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को स्टडी करने के लिए आपको किसी विशेष समय की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है टाइम डिपेंडेंट डेटा, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट डेटा क्या होता है कि उस तरह के डेटा को स्टडी करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर फिनोमिना, ठीक है, पर्टिकुलर समय की जरूरत होती है कि वो स्टडी करना है तो वो उसी समय में हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वो जो स्टडी होती है उसे उस तरह के जो डेटा होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही स्टडी किए जा सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट डेटा, ठीक है। जैसे कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना है, जियोफिजिकल स्टडीज होती है, जैसे भूकंप आया है तो उसकी स्टडी अगर करना है तो बहुत बार उसी समय आप कर सकते हैं कि भूकंप का असर जो दिख रहा है तो उसके जो भी टूल्स हैं उसको स्टडी करके उसकी स्टडी की जा सकती है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स है, उसकी स्टडी आपको उसी समय पे करना है। अगर और भी कुछ साइंटिफिक स्टडी है, मौसम की है, तो आपको टाइम डिपेंडेंट स्टडी वो हो जाएगी कि उसी समय पे आपको वो स्टडी करनी होगी, तभी आपको उसके जो नंबर्स हैं, उसके जो लक्षण है वो आपको वहाँ पे कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज डेटा विथ रेफरेंस टू टाइम फैक्टर, समय के साथ, समय के ऊपर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो डेटा होते हैं उस वो हैं, ठीक है। दूसरे हैं डेटा विथ रेफरेंस टू लोकेशन फैक्टर, ओके। डेटा विथ रेफरेंस टू लोकेशन फैक्टर कैटेगराइज्ड एज बिलो। एक होता है वैसे ही टाइम जैसे लोकेशन इंडिपेंडेंट डेटा होगा और लोकेशन डिपेंडेंट डेटा होगा। लोकेशन इंडिपेंडेंट डेटा मतलब वो डेटा जो कहीं भी लिए जा सकते हैं, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे डेटा इन प्योर फिजिक्स या डेटा इन केमिस्ट्री, ओके। तो ये डेटा केमिस्ट्री के जो डेटा होंगे या फिजिक्स के जो डेटा होंगे वो टाइम लोकेशन इंडिपेंडेंट डेटा होंगे, वो हर जगह सेम ही होंगे, ठीक है। दूसरे होंगे लोकेशन डिपेंडेंट डेटा, दिस आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड, ठीक है। डेटा इन अर्थ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी नॉर्मली बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। अर्थ साइंस के जो डेटा हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे। डेटा ऑन रॉक्स आर ऑल्सो लोकेशन डिपेंडेंट, ठीक है। जो चट्टाने होती है या जो मिट्टी होती है वो भी लोकेशन डिपेंडेंट होती है, हर जगह की मिट्टी आपको अलग अलग होगी, एक जैसी भी मिली तो भी उसकी क्वालिटी अलग होगी, ठीक है। तो ये सारे डेटा जो होंगे वो क्या होंगे, वो लोकेशन
डिपेंडेंट डेटा होंगे। ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड इज डेटा विथ रेफरेंस टू मोड ऑफ जनरेशन। ठीक है, उसे कैसे जनरेट किया जाता है उसके आधार पे थर्ड जो कैटेगरी डेटा की है वो बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या है? जैसे हमने कल जो बात की थी, हमने प्राइमरी इंफॉर्मेशन की बात की थी, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन प्राइमरी डेटा अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा क्या होगा? डेटा आर प्राइमरी व्हेन obtained by experiment or observation designed for measurement such as value of velocity derived by measuring length and time। ठीक है, तो जो डेटा किसी भी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने अचीव किया है वो सारा डेटा प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, सेकेंड डेटा होता है डेटा विच इज डिराइव्ड। ठीक है, रीफॉर्मेटेड डेटा। दिस डेटा आर डिराइव्ड बाय द कंबाइनिंग प्राइमरी डेटा विद द एड ऑफ अ थ्योरेटिकल मॉडल। ठीक है, किसी भी थियरी के साथ आप प्राइमरी डेटा को जब यूज करोगे और उससे कुछ एनालिसिस लेके आओगे या कुछ उससे कुछ और डेटा जनरेट करोगे तो उस डेटा को आप बोलोगे डिराइव्ड डेटा। ठीक है, एंड थर्ड इज थ्योरेटिकल डेटा, दैट इज प्रेडिक्टेड डेटा। These are derived by theoretical calculations. Basic data such as fundamental constants are used in theoretical calculation. That is, data concerning solar eclipse are predicted with the use of celestial mechanics। ठीक है, ऐसे डेटा जो प्रेडिक्टेड होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, आपने जैसे सूरज से पृथ्वी की दूरी, वो क्या है? सेलेस्टियल डेटा है, वो फिक्स्ड नहीं है पूरा, यानी कि कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिससे हमने माप लिया है, लेकिन वो प्रेडिक्टेड डेटा है जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा है जो प्रेडिक्टेड डेटा है कि ये इस तरह से हो सकता है। देन नेक्स्ट इज डेटा विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज। फोर्थ इज डेटा विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज। ठीक है, ये डेटा क्या होते हैं? ये डेटा भी दो तरह के डेटा हैं। वन इज डिटरमाइनेबल डेटा और सेकंड इज स्टोकेस्टिक डेटा। ठीक है, डिटरमाइनेबल डेटा क्या है? डेटा ऑन अ क्वांटिटी विच कैन बी which can assume to take a definite value under given condition are known as determinable data। ऐसा डेटा जो किसी गिवन कंडीशन में एक फिक्स जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप डिटरमाइन कर सकते हो, उसे हम डिटरमाइनेबल डेटा कहेंगे। टाइम डिपेंडेंट डेटा आर यूजुअली डिटरमाइनेबल डेटा। ठीक है, समय के साथ जो बदलता रहता है, यानी समय पे डिपेंडेंट जो डेटा होता है वो जनरली डिटरमाइनेबल डेटा होता है इफ द गिवन कंडीशन इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप उस समय की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको आप समझ रहे हैं और वहाँ पे जो डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डिटरमाइनेबल डेटा होगा। सेकेंड इज स्टोकेस्टिक डेटा, डेटा रिलेटिंग टू अ क्वांटिटी which takes fluctuating value from one sample to another, from one measurement to another under a given condition are referred as stochastic। ठीक है, ऐसा डेटा जिसके अंदर जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर जाती है। ठीक है, एक सैंपल में वैल्यू कुछ और होगी, सेकेंड सैंपल में वैल्यू कुछ होगी, थर्ड में कुछ और होगी। ठीक है, तो ऐसे जो सैंपल्स होते हैं, ऐसे जो डेटाज होते हैं उनको हम कहेंगे स्टोकेस्टिक डेटा। जियो साइंसेस के जो मोस्ट ऑफ द जो डेटा होते हैं वो स्टोकेस्टिक डेटा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा विथ रेफरेंस टू टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, द कैटेगराइजेशन इन दिस केस यील्ड्स थ्री क्लासेस ऑफ डेटा। ठीक है, एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो तीन तरह के डेटा होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा जिसको आप
क्वांटिटी में वैल्यू कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, जिसकी फिक्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसे आप कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। सेकेंड इज सेमी क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें कुछ तो नंबर्स होते हैं और कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो आप उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो सेमी क्वांटिटेटिव डेटा होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड अपॉन अ सेट ऑफ यस और नो इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस कंसर्निंग morphological, biochemical and characteristics of species. Such data are regarded as semi-quantitative. Yes and no can be coded as 1 and 0 for obtaining numerical value, ठीक है। वहाँ पे आप इसको अगर जब एनालाइज करते हैं तो कोई भी आंसर होता है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड थर्ड इज क्वालिटेटिव डेटा, the data expressed in terms of definitive statements concerning scientific objects are qualitative in nature. Qualitative data in this sense are more equivalent to established knowledge, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा होता है उसको उसकी जो क्वांटिटी उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो डेटा क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। उसको आप नंबर्स में या फिर किसी वैल्यू में आप उसको शो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा होता है वो थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, और जो चीज़ थ्योरेटिकल होती है वो एक तरह से नॉलेज के फॉर्म में होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्वालिटेटिव डेटा इन दिस सेंस आर मोस्ट इक्विवेलेंट टू एस्टेब्लिश्ड नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा विथ रेफरेंस टू मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। आप डेटा का जो नेक्स्ट टाइप है हम उसको कैसे लिए हैं इसने में न्यूमेरिकल, ग्राफिकल एंड सिंबॉलिक डेटा। हाँ बोलिए। जैसे कि कोई क्वेरी है यहाँ पे यस नो तो केवल एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए कोई भी क्वेरी है, अब उसका अगर आप आंसर ले रहे हो तो वो क्वेश्चन अगर से समझिए कि उसमें दो आपने ऑप्शन रखे हैं यस और नो, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और अदर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, बायोलॉजी में जो प्राणी होते हैं उनके अलग अलग स्पीसीज होती है, ठीक है, प्रजातियां होती है, उनके बारे में जब आप डेटा ले रहे हो, ठीक है, तो वो यस और नो में आप कलेक्ट करते हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट बेस्ड है, तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है तो अगर उसके आंसर आपको यस और नो में लेना, दो ऑप्शन हैं उसके, तो आप यस और नो में उसके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में ये? डेटा जब कलेक्ट करते हैं ना तो उसके ऑप्शंस होते हैं। समझिए कि जो क्वेश्चनायर्स होते हैं, क्वेश्चनायर्स क्या होते हैं, एक होता है कि ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर वो होता है जहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं वहीं से हमें चूज करना होता है, ठीक है। और उस तरह के जो क्वेश्चनायर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो जनरली क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जहाँ पे विचार होते हैं डेटा के अंदर, तो वहाँ पे वो जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा में कन्वर्ट होने लग जाता है। वहाँ पे आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्योरली क्वांटिटेटिव डेटा होता है, एक प्योरली क्वालिटेटिव डेटा होता है, और एक उन दोनों के बीच में होता है जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ रही है और थ्योरेटिकल वैल्यूज भी आ रही है, ठीक है, तो वो होगा सेमी क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। सिक्स्थ इज ओके डेटा विथ रेफरेंस टू अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंट कैसे किया गया है, ठीक है, उसके आधार पर नेक्स्ट डेटा की जो कैटेगरी है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ये। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल डेटा, जहाँ पे
डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। दूसरा ग्राफिक डेटा, जहाँ पे डेटा को आप ग्राफिक्स में डिफाइन कर सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो, जो ग्राफ्स बने होते हैं, पाई चार्ट्स बने होते हैं। ठीक है। तो उस तरह से अगर आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या हो गया, ग्राफिकल डेटा हो गया, ग्राफिक डेटा हो गया। थर्ड इज सिंबॉलिक डेटा, दीज आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन टू ऑफ वेदर डेटा। ठीक है। वेदर का जो डेटा होता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे सिंबल्स होते हैं। जैसे आप मौसम की जानकारी देखते हो ना टीवी पे, वहाँ पे बारिश के कुछ सिंबल्स दिखाएंगे, जहाँ पे आधा सन दिखाएंगे, आधा बादल दिखाते हैं। तो वो किस तरह का डेटा हो गया, वो आपको क्या आइडेंटिफाई करवाएगा, आप देख के ही वो समझ जाते हो ना। गूगल पे भी देखते हैं ना, टूडेज वेदर आप करोगे तो आपको दिखाएगा कि 12 बजे ऐसा है, 1 बजे थोड़ा सन ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे 1 बजे के आसपास चांसेस है कि धूप निकल जाएगी। 3 बजे फिर ऐसा आ जाता है कि बादल दिखने लग जाते हैं, सूरज गायब हो जाता है और कुछ 2 बूंदें दिखती है, तो आपको लगता है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फिर 6 बजे ऐसा होगा कि जहाँ पे बहुत सारी बूंदें हैं, तो आपको लगे, आप समझ जाओगे कि 6 बजे ज़्यादा तेज बारिश होने के चांसेस हैं। तो ये क्या है, सारे ये सिंबल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को जो है सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वहाँ पे उनकी प्रेडिक्शंस होती है। ये भी जो डेटा है, बारिश होना नहीं होना, ये क्या है, प्रेडिक्टिव डेटा है। ठीक है। बहुत बार प्रेडिक्शन होती है लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है। तो ये सारा कौन सा डेटा हो गया, सिंबॉलिक डेटा। आ गया समझ में। ठीक है। तो ये 6 टाइप्स हैं, ये आपको समझ में आ गए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपको, क्लियर है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। हाँ बोलिए। यस राकेश। क्लियर है ना। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि कोडेटा के द्वारा साइंस के डेटा की जो कैटेगराइजेशन की गई है उसको आप समझाओ। ठीक है। तो कौन कौन से हैं, चलिए बताइए, कौन कौन सी कैटेगरीज थी, 6 कैटेगरीज थी ना। बताइए कितना याद है आप लोगों को। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, टाइम फैक्टर। ठीक है। वन टाइम फैक्टर। सेकेंड, लोकेशन फैक्टर सेकेंड। फिर क्वांटिटेटिव वैल्यूज, देन मोड ऑफ जनरेशन, और हाँ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके 5। और लास्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ऐसे 2-3 बार इसको आप जब रिवाइज करोगे ना, अगर आपको ये 6 टॉप जो पॉइंट्स है ये याद रहेगा तो इसके अंदर का तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में हमेशा यही होता है कि अगर आप उसको, उसकी हेडिंग आ गई ना याद, तो उसके अंदर क्या है वो अपने आप आपको याद आ जाएगा। हेडिंग याद नहीं आई तो उसके अंदर की सब चीज आप मिस कर जाओगे। ठीक है। तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। जब आप देखेंगे फॉर्म ऑफ यानी प्रेजेंटेशन आप बोलोगे तो प्रेजेंटेशन में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, सिंबॉलिक डेटा हो सकता है और ग्राफिकल डेटा हो सकता है। 3 तरह से उसको डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा। अब क्वेश्चन अगर इसका आएगा तो कैसे आ सकता है, राइट योर चेक, ये रहा, राइट अ नोट ऑन द पैरामीटर्स यूज्ड इन कैटेगराइजेशन डेटा इन साइंसेस। ठीक है। यानी साइंस के अंदर डेटा को जो कैटेगराइजेशन किया है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज किया गया है। नाउ डेटा इन सोशल साइंसेस, अभी तक जो हमने डेटा के टाइप्स पढ़े हैं वो हमने साइंस में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब सोशल साइंस में डेटा को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है।
as in science, data in social science are also organized into different types so that their nature can be easily understood. The following categorization is normally observed in social sciences. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है सोशल साइंसेस में जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज डेटा विथ रेफरेंस टू स्केल ऑफ मेजरमेंट, उसको मेजर किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज नॉमिनल डेटा। द नॉमिनल स्केल इज यूज्ड to assigning numbers as identification of individual unit. For example, the classification of journals according to the discipline they belong to may be considered as nominal data. If a number are assigned to describe the categories, the numbers represent only name of that category. ठीक है, जहाँ पे किसी भी डेटा को, ठीक है, नॉमिनल स्केल क्या होती है, जहाँ पे या नॉमिनल डेटा, नॉमिनल वैल्यूज क्या होगी कि किसी भी चीज को आपने एक नंबर असाइन किया है, वो नंबर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसको उसमें जितने भी स्टूडेंट है आपने उनको एक एक नंबर दिया हुआ है, दैट इज नॉमिनल डेटा। ठीक है, रोल नंबर्स हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस में क्या है कि क्लासिफिकेशन स्कीम्स में क्या होता है कि जिस भी डिसिप्लिन को वो बिलोंग करते हैं हम उनको पहले उनके सब्जेक्ट्स की जो हेडिंग होती है उसके अंदर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो नंबर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। बुक्स है, जैसे बुक्स के जो एक्सेशन नंबर हैं, ठीक है, वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज नॉमिनल डेटा। दूसरा ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, ऑर्डिनल में ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, किसी चीज को जैसे जनरली जो सर्वेज होते हैं वो ऑर्डिनल स्केल्स पे ज़्यादा होते हैं कि आपको जैसे आपको कोई भी फ़ोन आता है ना, जब भी कहीं भी कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि हम एक सर्वे कर रहे हैं तो आप उसमें अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी। तो वो 1 है तो वो सबसे कम है, ठीक है, 10 है तो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ of a researcher may assign 1 to indicate poor, 2 to indicate average, 3 to indicate good and 4 to indicate excellent। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये डेटा क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया। यहाँ पे आप किसी को एक फिक्स वैल्यू आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है उसके लिए आपने यहाँ पे कौन सी स्केल ली, ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, दिस नंबर्स 1 2 3 and 4 in this case are set of ordinal data which indicate 4 is the better than 3, in turn is better than 2 and so on। ठीक है, 4 is best and ठीक है, और जो 4 जो है वो 3 से बेटर है, 3 है वो 2 से बेटर है, 2 है वो 1 से बेटर है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल वैल्यू हो गई, और ऑर्डिनल वैल्यू के थ्रू जो डेटा हमें मिल रहा है दैट डेटा इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल डेटा। नाउ इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि जहाँ पे डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, interval data are ordered categorization of data and the difference between various categories of equal measurement। For example, we measure the IQ level, ठीक है, intelligent quotient level of a group of children। After assigning numerical value to the IQ of each child, the data may be grouped with the interval of 10। ठीक है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक इंटरवल की वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इन दिस केस 0 मीन्स द एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड चाइल्ड विथ IQ 20 आर नॉट डाउटली इंटेलिजेंट देन द child with IQ of 10।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेशियो डेटा, ठीक है। रेशियो डेटा आर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल in terms of magnitude. In ratio data, we can say that one thing is twice or thrice of another. For example, measurements involving weight, distance, price, etc. ठीक है, जहाँ पे हम रेशियो में डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्कूल की बात करें तो चाइल्ड टीचर स्टूडेंट रेशियो होगा, ठीक है। टीम की बात करेंगे हम, ठीक है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो टू प्लेयर्स हैं वो बैट्समैन होंगे, वन प्लेयर जो होगा वो बॉलर होगा, ठीक है। तो यानी अगर 2:1 का हम रेशियो रखेंगे तो जब पूरी टीम होगी तो क्या होगा, 6 हमारे पास बैट्समैन होंगे, 3 हमारे पास बॉलर होंगे, और हम 2 वहाँ पे ऑलराउंडर रख सकते हैं जिसमें एक विकेट कीपर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम रेशियो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेटा विथ रेफरेंस टू continuity. Okay, data with reference to continuity can be categorized as follows. One is continuous data. Continuous data is infinite set of possible values. Between a range there are infinite possible values. For example, height of an individual is not restricted to value like 155 centimeter, and after that to 156 centimeter. It can be 155.59 or 155.99 लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा होगा वो कंटिन्यूस डेटा होगा, यानी आप जब जहाँ नंबर दोगे तो वहाँ पे 155 और 156 नहीं लिखोगे, आप उसे कंटिन्यूस डेटा के तौर पे आपको जो भी डेटा आएगा वो कंटिन्यूस डेटा आएगा। तो यानी जो डेटा आपको मिलेगा वो 155 हो या 156 हो वो ज़रूरी नहीं है, वो 155.2 भी हो सकता है, 155.9 भी हो सकता है, 155.99 भी हो सकता है, 155.01 भी हो सकता है, ठीक है। तो 155 और 156 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज कंटिन्यूस डेटा। Then second is discrete data. The discrete data are finite or potentially countable set of values. For example, the number of member in a library, it can be 2575 or 2599, but certainly not 2599 and half, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्क्रीट डेटा जो होता है उसका एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नंबर है, नंबर ऑफ, यानी अगर आप ह्यूमंस को जोड़ काउंट कर रहे हैं तो वो एक फिनाइट यानी उसकी फिक्स वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूस डेटा नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको डिस्क्रीट डेटा मिलेगा। Similarly, the number of a citizen in a country, the number of vehicle registered in uh, a state or a district or a तालुका एक्सेट्रा और अ सिटी ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे डिस्क्रीट डेटा होंगे जो फिक्स आपकी वैल्यू होगी। Now third is data with reference to number of characteristics, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा के उसके आधार पे उसको कलेक्ट किया जाता है। डेटा कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड on the basis of number of variable considered. Okay, these are unvariate data. Unvariate data are obtained when one characteristics is used for observation, ठीक है। आपने कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डेटा कलेक्शन के लिए सेट किया, फॉर एग्जांपल जनगणना का अगर मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखा, ओके, कि उनका किसी हमारे देश में जो भी लोग हैं उनका रिलीजन क्या है, और उसके आधार पे आपने सभी लोगों को काउंट किया तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि हमारे देश पे में अलग अलग धर्मों के कितने लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वहाँ पे
कैलकुलेट नहीं किया है, केवल उनका रिलीजन। ठीक है, तो ये डेटा कैसा होगा, ये यूनिवेरिएट होगा, यानी जहाँ पे एक ही वेरिएशन वहाँ पे होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने कलर को ध्यान में नहीं रखा, वहाँ पे आपने एज को ध्यान में नहीं रखा, वहाँ पे आपने कास्ट को ध्यान में नहीं रखा, वहाँ पे आपने जेंडर को ध्यान में नहीं रखा, वहाँ पे आपने उनकी एजुकेशनल वैल्यूज़ को ध्यान में नहीं रखा, वहाँ पे आपने उनके एरियाज को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन आपने क्या ध्यान में रखा है, केवल उनका जो रिलीजन है वो वही उसी उसी को ध्यान में रखते हुए आपने उनको कैटेगराइज किया है। तो वो कौन सा हुआ, यूनिवेरिएट डेटा। ठीक है, देन सेकेंड इज बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा मतलब जहाँ पे एक की जगह आपने दो चीजों को ध्यान में रखा हुआ है। तो अगर उसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाएं तो आपने दो चीजों को ध्यान में रख के उसको कैटेगराइज किया है। आपने पहले उसे धर्म के आधार पे अलग किया, देन जाति के आधार पे अलग किया, आपने रिलीजन लिया, देन कास्ट लिया। तो आप पहले उनको रिलीजन के बेस पे भी अलग कर सकते हो और कास्ट के बेस पे भी अलग कर सकते हो। ठीक है, तो एक और यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे हाइट एंड वेट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप उनको हाइट के हिसाब से अलग कर सकते हो और वेट के हिसाब से अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर जब अब जैसे हाइट एंड वेट है तो यहाँ पे हो सकता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स बन जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाइट के को ध्यान में रखते हुए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वेट को ध्यान में रखते हुए भी वही ग्रुप बने। तो वहाँ पे चीज़ें बदल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक ही ग्रुप बनाना है तो क्या हो सकता है, शायद हो सकता है कि आपको ऑर्डिनल ऑर्डिनल नहीं, ये हाँ ऑर्डिनल साइक स्केल्स जो है वो आपको यूज करना पड़े। ठीक है, एंड थर्ड इज मल्टीवेरिएट डेटा। मल्टीवेरिएट डेटा जहाँ पे आप तीन या तीन से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के कैटेगराइज करोगे। ठीक है, आपने ग्रुप्स बना लिए कि फैमिली साइज में 5 लोग होना चाहिए, उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी शहर में रहते हुए लोग होना चाहिए। तो आप फिर आप उनको अलग अलग कैटेगराइज करोगे, फिर कि 2 से 5 से कम होना चाहिए, 10 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, और रहना है सिटी में ही। तो आपको अलग अलग उसके अंदर फैमिलीज मिल जाएगी। ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हो कि ऐसी फैमिलीज कितनी है जहाँ जिसमें 5 से कम लोग हैं और 10 लाख से उनकी ज़्यादा इनकम है और वो सिटीज़ में रहते हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी 5 लाख से 10 लाख से ज़्यादा इनकम है और उनकी मेंबर्स की नंबर ऑफ मेंबर्स भी 5 से अधिक है। ठीक है, तो ये कुछ भी जो है वेरिएशंस हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे आप डिसाइड करोगे, ये डिसाइड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स। हमारी ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के आधार पर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा हुआ ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा विथ रेफरेंस टू टाइम। ठीक है, देर आर 2 टाइप ऑफ डेटा अंडर दिस कैटेगरी। इसके अंदर 2 तरह के डेटा है। फर्स्ट इज टाइम सीरीज डेटा, डेटा रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अक्रॉस टाइम, रेफर्ड as time series data. It takes different values different times. That is, number of books added to library in different years, month production of steel in a plant, years intake of annual years or intake of students in a university. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई जो एक्टिविटी है वो कितना हो रही है, वो डेटा अगर टाइम सीरीज को आप ध्यान में रख के डेटा कलेक्ट करते हो तो वो कौन सा डेटा होगा, टाइम सीरीज डेटा। जैसे कि एनुअल प्रोक्योरमेंट इन लाइब्रेरी, हर साल लाइब्रेरी का जो बुक्स हैं वो कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2020 में हमने कितनी खरीदी, 2021 में कितनी खरीदी, 2022 में कितनी खरीदी। ठीक है, तो वो कैसा हुआ, टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, इंडस्ट्रीज जैसे अपना करती है कि इस मंथ में हमारा प्रोडक्शन कितना है, नेक्स्ट मंथ में कितना है, क्वार्टर में फिर मिला के कितना हुआ। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज डेटा हुआ। देन सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल डेटा।
This refers to data for the same unit or for different units at a point of time. ठीक है, डेटा अक्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, रिलीजन और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर एक एक तरह का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये उससे उसमें से ये डेटा डिराइव किया जाता है। ठीक है, जैसे एक शहर के लोगों के ऊपर एक रिसर्च किया गया अलग अलग टाइम पे। ठीक है, एक रिलीजन के लोगों पे एक रिसर्च किया गया, या एक क्षेत्र के लोगों पे एक रिसर्च किया गया, या एक इंडस्ट्री के लोगों पे एक रिसर्च किया गया है, या एक स्कूल के लोगों पे एक रिसर्च किया गया है। लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हमें तो एक एक पर्टिकुलर, जब आप प्रोजेक्ट अपना करेंगे तो ये आपके लिए काम आएगा कि आप एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के जो रीडर्स हैं उनके ऊपर एक रिसर्च करोगे, तो ये कौन सा हो जाएगा डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, देन डेटा विथ रेफरेंस टू origin. Data under this category can be put as follows. First is continuous data. The data obtained first hand from individuals by direct observation, counting, and measurement, or by interviews or by mailing a questionnaire are called primary data. It may be complete, enumerative, or sampling data collected from a market service. That is, तो ये डेटा कौन सा, ये जो प्राइमरी डेटा होता है ना, वहीं पर इसे कंटिन्यूस, यहाँ पे उसे कंटिन्यूस डेटा कहा गया है। तो इसमें हमें नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है देखिए, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट हैंडेड डेटा है। तो फर्स्ट हैंडेड डेटा जब भी होता है तो दैट इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। तो जो किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को यूज करके हम अपनी थियोरी के अंदर उसको एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे डेटा विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा है। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यूस डेटा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डेटा विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन वहां भी ये था, यहाँ भी है, यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, यहाँ भी वही है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या क्या होता है, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्वांटिफाइड we get quantitative data. Quantitative data results from measurement of magnitude of characteristics used. For example, age of a person, price of a commodity and income of a family. ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है जहां पे आप किसी चीज को क्वांटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, एंड दूसरा जो है वो है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज द ऑब्जर्वेशन वेयर यू रिसीव डेटा इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी और एट्रीब्यूट। ठीक है, वहां पे आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो, उस डेटा को आप कहोगे क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कैटेगरीज है वो 6 कैटेगरीज है। ठीक है, 6 कैटेगरीज आर देयर। ठीक है, आ गया है समझ में आप लोगों को, या इसमें कहीं कंफ्यूजन है आपको? सोशल साइंस में जो डेटा टाइप्स है वो आपको समझ में आ गए, और देर इज एनी क्वेरी? ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हो गए यहाँ पे सोशल साइंस में? सोशल साइंस में डेटा की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हुई, कौन कौन सी कैटेगरी हमने स्टडी की? स्केल ऑफ मेजरमेंट, ओके, कंटिन्यूटी, और हम्म, क्या टाइम, वो तो उसका टाइप था।
हाँ, ओके ओके ओके। ओरिजिन, ओके। प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। वहाँ प्राइमरी को क्या क्या कहा गया है, कंटिन्यूस कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 6 तरह का डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो जरूरी ये है कि हम यहाँ पे आपको उसके जो ये पॉइंट्स है ना, उनका नाम है वो याद रहे, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहा ना तो उसका अंदर का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो उसको आप थोड़ा सा लर्न कीजिए, ठीक है। वो याद रहेगा तो आप आराम से उसको लिख लोगे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो चैप्टर ये वाला ब्लॉक रहेगा ना, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता ही है, ठीक है। आप पुराने पेपर्स देखिए, इंफॉर्मेशन पर कोई ना कोई क्वेरी, आप कोई ना कोई आंसर या कोई भी क्वेश्चन या शॉर्ट ऐसे टाइप आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। तो ये यूनिट को थोड़ा ठीक से पढ़िए, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही आपको, ठीक है। नाउ, टाइप ऑफ डेटा इन सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही कि हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से डेटास को स्टडी किया है, ठीक है। उसको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा आर न्यूमेरिकल डेटा एंड मोस्ट डेटा आर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। जब डेटा की हम बात करते हैं तो अपना माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जिसका माइक अगर ऑन है ना, म्यूट कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो जितना जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है, वो सारा क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल होता है। और मोस्ट डेटा डेटा की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा आर क्वांटिटेटिव, ओके। विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ डेटा, देयर नेचर इन साइंस इज एज फॉलोज। साइंस में जो है उनके नेचर के हिसाब से अगर बात की जाए तो कितने तरह का डेटा होगा, न्यूमेरिकल डेटा, जो नंबर ऑफ जहाँ पे एक्सप्रेशन जो होता है वो नंबर्स में होता है, ठीक है। सेकेंड, डिस्क्रिप्टिव डेटा, साइंस आर नॉट नॉन फॉर डिस्क्रिप्टिव डेटा। साइंस में डिस्क्रिप्टिव डेटा बहुत कम, रेयरली आपको मिलेगा। हाउएवर क्वालिटेटिव डेटा इन साइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेफिनेटिव स्टेटमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट। This may be viewed as descriptive data. Here the nature of data is descriptive. Okay. तो जहाँ पे डेटा को आप नंबर में नहीं लिख सकते हो, वहाँ पे आपको उसे किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। दैट डेटा इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव डेटा। ग्राफिकल एंड सिंबॉलिक डेटा, वो डेटा जो आप ग्राफिकल फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो। ग्राफिक एंड सिंबॉलिक डेटा आर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। दे इनेबल यूजर टू ग्रास्प डेटा बाय विजुअल परसेप्शन। आप उसको देख के उस डेटा को आप समझ जाओगे कि उस डेटा का क्या मीनिंग है, ठीक है। द नेचर ऑफ डेटा इन दिस केस आर ग्राफिक। Likewise, it is possible to determine the nature of data in social science also. We also do this again with reference to type of data in social sciences, which are not necessarily mutually exclusive. The data in social science can be either enumerative or descriptive in nature, ठीक है। सोशल साइंस में डेटा किस तरह का होता है, वो या तो इनुमरेटिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। साइंस में किस तरह का है, न्यूमेरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है और ग्राफिक एंड सिंबॉलिक है। और सोशल साइंस में एनुमरेटिव है और डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। मोस्ट डेटा इन सोशल साइंस आर एनुमरेटिव इन नेचर, हाउएवर दे आर refined with help of statistical techniques to make them more meaningful. They are known as statistical data. This explains the use of different scales of measurement whereby they are graded, ठीक है। तो सोशल साइंस में कैसे स्टडी करते हैं, सोशल साइंस में स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है, ओके। सोशल साइंस में स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है और वहाँ पे
जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है क्वांटिटेटिव डेटा में, ठीक है। तो जो भी आंसर आता है तो वहाँ पे उस आंसर को कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। उस वैल्यू एनुमरेटिव मतलब नंबर, जहाँ पे आप कुछ न कुछ किसी चीज के लिए कोई सिंबल सिंबल दिया जाता है, ठीक है। एनुमरेट किया जाता है, यानी आप एनुमरेशन किसी चीज को, जैसे मैं कौन हूँ, तो पवन मेरा नाम है, ठीक है, पवन। तो पवन मेरे लिए एनुमरेशन हो गया, मेरा एनुमरेशन हो गया। टू आइडेंटिफाई मी पीपल कॉल मी पवन, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 100 क्या हुआ, जनरलिया, ठीक है। 300 सोशल साइंस, दैट इज एनुमरेशन। किसी चीज को पहचानने के लिए उसे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, नाम कोई भी दिया जाता है, दैट इज एनुमरेशन, एनुमरेटिव डेटा, ठीक है। तो उस एनुमरेशन को क्या किया जाता है, उस एनुमरेशन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करके उसको स्टेटिस्टिकल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, देन दोज डेटाज आर एनालाइज्ड, ठीक है। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव डेटा। डिस्क्रिप्टिव डेटा को क्या देखिए, एनुमरेटिव डेटा क्या होता है, वहां पे आप केवल एक ही आपके पास वर्ड होगा, गुड, ओके, गुड है या बेटर है, बेस्ट है या बैड है, ठीक है, दैट इज एनुमरेशन, ओके। डिस्क्रिप्टिव डेटा वहां पे एक वर्ड से उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, वहां पे क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। ऑल क्वालिटेटिव डेटा इन सोशल साइंस कैन बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, this can be in form of definitive statements. However, if necessary, numerical values can be assigned to descriptive statements which may be reduced to numerical data, ठीक है। तो यहाँ भी जो डिस्क्रिप्टिव डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक वर्ड या कुछ नहीं होता है, वहाँ पे एक पूरा उसका स्टेटमेंट होता है। लेकिन अगर आपको उसको स्टडी करना है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे उन डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स को भी न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना होगा स्टेटिस्टिक्स का यूज करके, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसको आप उसे एनालाइज कर सकते हो। In the context of social sciences, it is possible to examine the nature of data in library science. Their nature can be either bibliographic or non-bibliographic. The former is descriptive value and later is enumerative. All cataloging and indexing data are bibliographic. Cataloging या indexing जो data होता है वो सारा क्या होता है, वो वो डेटा क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है। वेयर एज ऑल मैनेजमेंट डेटा सच एज बुक्स एक्वायर्ड, बुक्स लेंट, विजिटर सर्व, फोटोकॉपी सप्लाइड आर नॉन बिब्लियोग्राफिक। वो वहाँ पे क्या होगा, वो एनुमरेटिव डेटा हो गया, ठीक है। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स जो है वो सारी क्या होगी, कैटलॉगिंग डेटा या इंडेक्सिंग डेटा, वो सारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होगी। और जो मैनेजमेंट का डेटा होगा, यानी मैनेजमेंट डेटा हम किसे कहेंगे कि हमने कितनी बुक ली है एक क्वार्टर में या एक साल में, कितनी बुक इशू की है, या कितने यूजर्स आए हैं, या हमने कितनी रेफरेंस क्वेरीज का आंसर दिया है, कितने डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट करके सप्लाई किए हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, ये नॉन बिब्लियोग्राफिक है, ठीक है। तो इसको आप क्या इनुमरेटिव डेटा कह सकते हैं इसको, जो नॉन बिब्लियोग्राफिक होता है। जो बिब्लियोग्राफिक है वो डिस्क्रिप्टिव डेटा होगा। Having seen the nature of data, let us now examine the properties which data should ideally possess, ठीक है। डेटा की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो किसी डेटा को डेटा बनाती है, ओके। फॉर एग्जामिनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा, रेफरेंस टू वेरियस डेफिनेशंस ऑफ डेटा डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.2, ठीक है। हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ा है, उसको जब हम एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर से आपको ये पता चलेगा कि उसकी
प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट इज इट इज एमिनेबिलिटी टू यूज, ठीक है, जो भी डेटा है वो यूजेबल होना चाहिए। सेकेंड इज क्लैरिटी, जो भी डेटा है वो क्लियर होना चाहिए, वो कुछ न कुछ मीनिंग को, वो क्लियर मीनिंग को शो या प्रदर्शित करता होना चाहिए। थर्ड इज एक्यूरेसी, उस डेटा में एक्यूरेसी होना चाहिए। एंड फोर्थ इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग द एसेंस ऑफ द मैटर, ठीक है, वो उसमें इम्पोर्टेंस होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से लेके, ठीक है, किसी से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट डेटा होना चाहिए, ठीक है। each of the each of these may be discussed further. First is amenability of use, तो amenability of use हम समझ सकते हैं कि जो भी डेटा है वो यूज करने के लिए यूजेबल होना चाहिए, उसको यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डेटा इट इज लर्न दैट द डेटा आर फैक्ट used in deciding something. In short, data are meant to use as a base for arriving at definite conclusion, ठीक है, उस डेटा के आधार पे कोई भी व्यक्ति किसी definite conclusion तक पहुंच सकता है। If they are not required, if they are not amenable to use, the use of the use may be differed with the context. Amenability to use nevertheless remains a characteristics of डेटा। तो कोई भी डेटा को जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करके हम किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचे जाना चाहिए। सेकेंड इज क्लैरिटी, अकॉर्डिंग टू कोर डेटा डेफिनेशन डेटा आर क्रिस्टलाइज्ड प्रेजेंटेशन, दिस मीन डेटा शुड necessarily display so essential for communication the essence of the matter. Without clarity, the meaning desired to be communicated will remain hidden, ठीक है। अगर कोई भी डेटा है वो क्लियर नहीं है, उसका जो मीनिंग है उस डेटा जो शो करना चाहता है अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर वो डेटा अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं करेगा। थर्ड इज एक्यूरेसी, data should be real, complete and accurate. Accuracy is thus an essential property of data. Since data offers a basis for deciding something, they must necessarily be accurate if valid conclusions are to be drawn. अगर आपको किसी वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचना है तो आपका डेटा भी वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास जो डेटा है वही गलत है या वो उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं हो सकता। इसलिए डेटा के लिए जरूरी है कि डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेंस, इन सोशल साइंस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा आर कलेक्टेड विच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड nor it is necessary to present them in that form. They have to be compressed and refined. Data so refined can be present the essence or derived qualitative value of the matter, ठीक है। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है आप उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आपको प्रेजेंट करने के लिए या समझाने के लिए उसको रिफाइन करना होगा, और रिफाइन करने के बाद आप जो डेटा प्रेजेंट करते हो तो वो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका एसेंस जो है वो उसके अंदर आना चाहिए। अगर वो उसमें नहीं आता है तो फिर आपका डेटा कुछ काम का नहीं होता है। So data in sciences consist of observation made from scientific experiment. These are all measured quantities. Data thus are always the essence of the matter. साइंस में क्या करते हैं, साइंस के अंदर डेटा जो ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं वो किसी भी मैटर का एसेंस शो करता है। लेकिन सोशल साइंस में क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग स्केल्स होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं मेथोलॉजी के, ठीक है। वहाँ से आप डेटा जब कलेक्ट करते हो तो उसको शो करने के लिए आपको उसको उसके फॉर्म्स को चेंज करना होता है, और फॉर्म्स को चेंज जब आप कर रहे हो तो उसका जो भी आपकी स्टडी है उसका जो एसेंस है, ठीक है, उसका जो हार्ट है वो आपको उसको शो करना होगा। Besides the above four properties, three more properties are evident. ऊपर जो
4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज है जो वहां पे होना चाहिए। उसमें जो 3 प्रॉपर्टी है उसमें फर्स्ट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज क्यूमुलेशन और एडिंग अप। फॉर एग्जांपल, मंथली डेटा are added up to form a consolidated annual accumulation. Cumulative percentage are always worked out in data presented on a variable in tabular form. In social science, aggregation is of great importance. For instance, production figure, crop yield, export and import statistics and census data are case of aggregation. ठीक है, तो एग्रीगेशन क्या होता है कि डेटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो वो पुराना जो डेटा होता है उसके साथ वो एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो एग्रीगेशन इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ data. Second is compression. Large amount of data are always compressed to make them more meaningful. जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया है, कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो इम्पोर्टेंस ना रखती हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें उस वो जो डेटा होता है उसको हमें कंप्रेस करना होता है, और कंप्रेस करने के बाद उस डेटा के अंदर जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है या मीनिंगफुल डेटा है, ठीक है, उसको हमें प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट इज रिफाइनमेंट। डेटा रिक्वायर प्रोसेसिंग और रिफाइनमेंट्स। व्हेन रिफाइंड दे आर कैपेबल ऑफ leading to conclusion or even generalization. This refinement can then discover new facts. Bradford's bibliographic denoting the scatter of a subject of Garfield's historiography denoting the development of discipline are two examples of data refinement. ठीक है, ब्रेडफोर्ड्स की जो है बिब्लियोग्राफी डिनोटिंग द स्केटर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, या फिर गारफील्ड्स की हिस्टोरियोग्राफी डिनोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो डेटा रिफाइनमेंट का है। और जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको रिफाइंड करते हैं, रिफाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसके अंदर जो क्लियरिटी है उसको हम और ज़्यादा रिफाइन करें, वो और ज़्यादा इजी हो समझने के लिए। ठीक है, और इसी के लिए रिफाइनमेंट ऑफ डेटा इज नेसेसरी। कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ओनली व्हेन डेटा आर प्रोसेस्ड और रिफाइंड। ठीक है, अगर वो डेटा रिफाइंड नहीं है या उसको प्रोसेस नहीं किया गया है तो फिर आप उसमें कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ये समझ में आया? जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने 7 प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड। यस, किसी ने हैंड रेस किया है, रुमुना। यस रुमुना। नो क्वेरी। हमने हमने आज जो डेटा के टाइप्स पढ़े हैं और डेटा की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहले हमने डेटा के जो टाइप्स हैं, डेटा के टाइप्स हैं, साइंस में डेटा के कौन कौन से टाइप्स हैं वो पढ़े। ठीक है, उसको 6 भागों में कैटेगराइज किया गया है डेटा इन साइंस को। फिर डेटा इन सोशल साइंस को भी 6 भागों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, उनके बारे में हमने जाना। देन अभी जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा पढ़ा है कि डेटा की प्रॉपर्टीज या उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ये? एनी क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं? ओके, ठीक है, आप और इसको थोड़ा देखिए, मैंने इसको समझाया है, आप इसको पढ़ोगे। जब आप इसको पढ़ोगे तो या तो वो क्लियर होगा या वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इन बोथ द सेंस एसेंस एक बार क्लियर कर दीजिए। एसेंस क्या होता है, देखिए अमन, एसेंस क्या होता है?
जब दूध दूध होता है ना, दूध होता है, ठीक है। अब जो लोग घी बनाते हैं दूध से, उनको पता होता है कि घी जो होता है वो एसेंस होता है, ठीक है। घी इज द एसेंस, ठीक है, जो घी बनाते हैं उनके लिए। तो उनको घी बनाना है तो वो क्या करेंगे, ठीक है। अगर दूध से घी बनाना है तो क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं, या तो आप उसकी मलाई को रोज इकट्ठा कीजिए, या तो जो लोग दही ज्यादा यूज करते हैं तो दही बनाएंगे, दही में से फिर ऊपर जो लेयर होती है क्रीम वाली, वो उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वहां से उसको फिर प्रोसेस करके आपको घी तक पहुंचना है। तो जो घी है वो एसेंस है। तो आपने बहुत डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। उस डेटा में से आप उसको स्टडी करोगे, उस स्टडी के बाद आपके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो एसेंस होता है, ठीक है। कंक्लूजन आप लोगों तक पहुंचाते हो कि ये मैंने स्टडी की, इसमें से मैंने ये चीजें समझी, ठीक है। डेटा आप हो सकता है कि बहुत लार्ज कलेक्ट कर लें, लेकिन एसेंस उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपकी स्टडी का हार्ट होते हैं। आपको कुछ नया पता चल गया, ठीक है, या कुछ इम्पोर्टेंट पता चल रहा है आपकी स्टडी से, तो वो आपकी स्टडी का या आपके डेटा का एसेंस होगा। ओके, आया या नहीं आया समझ में, अमन? ओके, आगे समझ में, गुड। ठीक है, तो एसेंस बाय जो शब्द है ना एसेंस, उससे ही हमको समझ में आ रहा है कि ना उसके अंदर का जो निचोड़ है, ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो जो निचोड़ है उसको हम बोलेंगे एसेंस। यस रुमुना, रुमना, क्या नाम है आपका, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? रुमाना, ओके, यस, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? ओके ओके ओके, नो इशू, नो इशू, ठीक है। एनी अदर, आ गया ना ये समझ में आपको? बहुत हैवी क्यों, बहुत हैवी हो रहा है? हैवी तो होगा ना, ये तो शुरुआत है। देखिए, इसलिए आप इसमें से क्या एसेंस को समझिए, फिर से वही, अब हमने पूरा डिस्कस किया, आप उसके एसेंस को समझिए, ठीक है। अगर हम इसको ये लाइटली अगर आप लोग है ना, तो डेटा इन साइंस क्या हुआ, ठीक है, कि वो टाइम डिपेंडेंट, टाइम के आधार पे डेटा को अलग किया गया है, लोकेशन के डेटा पे आधार, उस पे आधार पे उसको अलग किया गया है, उसके मोड ऑफ प्रेजेंटेशन पे उनको आधार के, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन के आधार पे उनको अलग किया गया है, ठीक है। और कौन सा था, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन था, अ, उनकी, हाँ, मोड ऑफ जनरेशन के आधार पे अलग किया गया है। तो इजी है, आप उनको सबको एक साथ सोचोगे ना तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, शायद प्रॉपर्टीज थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगी है। प्रॉपर्टीज भी कंफ्यूजिंग नहीं है, प्रॉपर्टीज की भी जब देखिए बात कर रहे हैं ना, तो वो एक हमने एग्रीगेशन पढ़ा है, तो एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी डेटा जनरेट होता है ना, तो डेटा कभी भी एक बार जनरेट नहीं होता है। वो क्वांटिटी, आज मैंने कोई स्टडी की तो हो सकता है 2 साल के बाद उसी स्टडी को कोई और व्यक्ति भी करे कि 2 साल पहले इस स्टडी के ये रिजल्ट्स थे, अगर आज मैं स्टडी करता हूँ तो उस स्टडी के क्या रिजल्ट्स होंगे। तो वो जो रिजल्ट आएंगे तो वो मेरी स्टडी में एडअप हो जाते हैं, तो वो एग्रीगेट कर लेता है, ठीक है। तो फिर उसका उसको रिफाइन करना होता है, तो कोई भी रिफाइन तो, कोई भी स्टडी है तो आपको डेटा को रिफाइन तो आपको करना होगा ही, क्योंकि आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो वो रॉ डेटा मिलता है, तो आपको उस डेटा को प्रोसेस करना होता है, और उस प्रोसेस के आधार पे आप क्या करोगे, उस स्टडी से कुछ कंक्लूजन्स ढूंढोगे, ठीक है। तो वो कंक्लूजन्स आपके डेटा का क्या होगा, एसेंस होगा। आप ये पता लगाओगे कि उस स्टडी से आपने क्या समझा, ठीक है। Aman, bibliography is example of Mark 20. No, both are different things. Aman, bibliography is something else. Mark 21 is something else. ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं यानी यूनिट 3 आज नहीं लूँगा क्योंकि बहुत हैवी हो गया है, वैसे भी टाइम भी हो गया है। तो यही चीज़ है, हम इसको एक बार अब क्या करेंगे, हम फास्ट इसको थोड़ा रिवाइंड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा देखते हैं कि इसके बाद कुछ इसमें है या नहीं।
ओके, स्कोप भी है। स्कोप क्या है? देखिए, स्कोप इजी है। स्कोप इज यूटिलिटी ऑफ डेटा, कि उस डेटा को आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, कोई भी डेटा कोई भी स्टडी जो है डेटा के बिना नहीं हो सकती है। तो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी डेटा को, कोई भी स्टडी को बिना डेटा नहीं कर सकते, यानी बिना एग्जाम्पल आप कोई भी स्टडी नहीं कर सकते। साइज ऑफ डेटा, तो डेटा बहुत अलग अलग साइज का हो सकता है। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। करोड़ों में भी डेटा होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा डेटा होते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। अभी तो डेटा के ऊपर एक बिग डेटा का एक पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पे अरबों का डेटा होता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हो आप? उसको इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आयर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट कर सकते हो। ये साइज ऑफ डेटा है। पीरियड ऑफ डेटा, ठीक है, तो डेटा आप किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो लास्ट 3 इयर्स की, कोई स्टडी कर रहा है कि कोरोना पीरियड के अंदर लाइब्रेरी कैसे ऑपरेट करती थी, तो 2 साल की स्टडी हो गई, तो वो पीरियड ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, कोई स्टडी करेगा कि लास्ट 20 इयर्स में इंटरनेट के आने के बाद लोगों की रीडिंग हैबिट में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की स्टडी करनी है, तो आपके पास पहले से इंटरनेट का युग आने के पहले के डेटा होना चाहिए कि उनकी रीडिंग हैबिट कैसे थी, और इंटरनेट आने के बाद उनकी रीडिंग हैबिट कैसे हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसको एक बार हम क्या करते हैं, फास्ट थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग हमने छोड़ दी थी, मीनिंग हमने कल पढ़ ली है बहुत सारी। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइप ऑफ डेटा पढ़ा था। टाइप ऑफ डेटा इन साइंसेस को किसने डिफाइन किया है? को डेटा ने डिफाइन किया है। और कब डिफाइन किया था? 1975 में। ठीक है, उन्होंने जो कैटेगराइजेशन की थी, वो कैटेगराइजेशन थी टाइम फैक्टर पे, जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट डेटा है, टाइम डिपेंडेंट डेटा है। टाइम इंडिपेंडेंट डेटा जो कभी भी लिया जा सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं है। और टाइम डिपेंडेंट डेटा वो डेटा होता है जो पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में ही ले सकते हो। ठीक है, डेटा विथ रेफरेंस टू लोकेशन, तो लोकेशन इंडिपेंडेंट डेटा होता है और लोकेशन डिपेंडेंट डेटा होता है। वो डेटा आप किस, ऐसा डेटा जो लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, जैसे केमिस्ट्री का डेटा या फिजिक्स का डेटा, वो लोकेशन इंडिपेंडेंट डेटा हुआ। लोकेशन डिपेंडेंट डेटा ऐसा हो, कौन सा होगा? जियोलॉजिकल डेटा लोकेशन डिपेंडेंट होगा। एग्रीकल्चर का भी लोकेशन डिपेंडेंट हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा भी लोकेशन डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, रॉक्स जैसे हैं, तो वो सारे लोकेशन डिपेंडेंट डेटा है। देन डेटा विथ रेफरेंस टू मोड ऑफ जनरेशन, तो किस तरह का डेटा है? प्राइमरी डेटा, डिराइव्ड डेटा एंड थ्योरेटिकल डेटा। थ्योरेटिकल डेटा इज प्रेडिक्टेड डेटा, जो फिक्स्ड वैल्यू में उसको मेजर करना संभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे मौसम की जानकारी है, वो क्या होता है? वो प्रेडिक्टेड डेटा होता है। ठीक है, वो फिक्स डेटा नहीं है। अगर मौसम विभाग ने कहा है कि शाम को 6 बजे बारिश होगी, तो जरूरी नहीं कि शाम को 6 बजे बारिश हो जाए, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत बार उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रेडिक्टेड डेटा। फिर डेटा विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज, तो क्वांटिटेटिव वैल्यू में कौन कौन सा डेटा है? डिटरमाइनेबल डेटा और इसको स्टोकेस्टिक डेटा। ठीक है, डिटरमाइनेबल डेटा जिसको हम एक फिक्स क्वांटिटी में डिटरमाइन कर सकते हैं, और स्टोकेस्टिक जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है फिक्स क्वांटिटी में। विथ रेफरेंस टू एक्सप्रेशन, जहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा था, सेमी क्वांटिटेटिव डेटा था, और क्वालिटेटिव डेटा था। डेटा विथ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को? या तो न्यूमेरिकल प्रेजेंट करेंगे, या तो ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, या तो सिंबॉलिकली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरीज थी डेटा इन साइंस की। उसके बाद डेटा इन सोशल साइंस को हमने स्टडी किया, तो जहाँ पे यहाँ पे स्केल ऑफ मेजरमेंट आ गया सबसे पहले, कि उसको डेटा का जो मेजरमेंट स्केल कौन सी है? एक नॉमिनल है, ठीक है, ऑर्डिनल है, और इंटरवल। ठीक है, और 4 इज रेशियो, नॉमिनल,
ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, 4 यहाँ पे स्केल यूज की गई है। सेकेंड इज कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा एंड डिक्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा मतलब एनालॉग डेटा, ठीक है, जहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी नंबर हो, ठीक है, जहाँ 1 से 2 तक पहुँचने के लिए हमें उसके सारे गैप को पास करना हो, वो होगा कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। वहाँ पे 1.01 भी हो सकता है, 1.0001 भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा फिक्स होता है, वो वहाँ पे 1.1 या 1.2 नहीं होता है, 1 के बाद सीधा 2 होता है, ठीक है। थर्ड इज डेटा विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डेटा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डेटा, या मल्टी वेरिएंट डेटा, ठीक है, जिसमें मल्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेटा विथ रेफरेंस टू टाइम, तो टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा। टाइम सीरीज डेटा जहाँ पे किसी डेटा को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज किया जाता है, और क्रॉस सेक्शनल डेटा जहाँ पे किसी स्टडी कोई डेटा किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से डिराइव किया जाता है। डेटा विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, अगेन कंटिन्यूस डेटा मीन्स प्राइमरी डेटा एंड देन सेकेंडरी डेटा। डेटा विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो ये छः दोनों के अंदर डेटा के टाइप्स हैं या उसकी कैटेगरीज हैं। देन हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डेटा, हाँ, इसके बाद हमने जो टाइप इसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे इसके टाइप्स बनाए गए हैं, ठीक है, हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, और उसके बाद यहाँ पे उसके टाइप्स हैं। टाइप्स में क्या है, न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा एंड ग्राफिकल और सिंबॉलिक डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा जहाँ पे नंबर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा जहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं, और ग्राफिकल और सिंबॉलिक डेटा जहाँ पे डेटा को सिंबॉलिक या ग्राफिकल फॉर्म में शो किया जाता है। और सोशल साइंस में कौन सा है, एनुमरेटिव डेटा और डिस्क्रिप्टिव डेटा। एनुमरेटिव डेटा एनुमरेशंस होती है कुछ, और डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टेटमेंट्स होते हैं। इन दोनों को भी अगर एनालाइज जब करना होता है तो इनको स्टेटिस्टिकल डेटा में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद डेटा की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो डेटा की प्रॉपर्टीज क्या है, वो यूजेबल होना चाहिए, उसको यूज किया जाना होना चाहिए। अगर वो यूजेबल नहीं है तो फिर डेटा का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। वो यूजेबल होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो एसेंस, उस डेटा में एसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसके और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे, एग्रीगेशन, कंप्रेशन एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद उसका स्कोप था, डेटा का स्कोप क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा। यूटिलिटी मतलब उसको कैसे यूज, उसका डेटा जो होता है वो यूज के लिए ही होता है, और उसके बिना कोई भी स्टडी संभव नहीं है। डेटा का साइज कितना हो सकता है, ठीक है, और डेटा का पीरियड कैसा, जो डेटा होता है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड का हो सकता है, ठीक है। मुझे हाँ, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वो हो गया, ठीक है, मेरी क्लास। यस, यस संजय, क्या कुछ इशू है आपको? हम्म, हाँ,